आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर योग गांव जाने वाली मुख्य सड़क का आज लोकार्पण किया गया। इस दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री अरविंद जी ने भी शिरकत की और उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल बाबा रामदेव ने सड़क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन आखिरकार 11 साल बाद ही सही योग गुरु की फरियाद पूरी हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व भर से मरीज आते हैं जिनका इलाज बाबा रामदेव की ओर से किया जाता है, लेकिन सड़क की खराब हालत को देख उन्होंने देर नहीं करते हुए इसकी शिकायत की, जिसके बाद सड़क की मरम्मत होने पर बाबा ने पंचायती राज मंत्री अरविंद जी का धन्यवाद किया। तो बाबा रामदेव ने धन्यवाद किया है। आपको बता दें, योग गांव जाने वाली जो सड़क थी वो बहुत खस्ता हाल में थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन देखिए, योग गुरु को शिकायत करे हुए एक लंबा अरसा बीत गया था और एक लंबे अरसे बाद जाकर इस सड़क का लोकार्पण हुआ है। ये जो सड़क है उसका मरम्मत कार्य हुआ, सब कुछ अब ठीक हुआ। अब लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ, देर आए दुरुस्त आए। देश में ड्रग माफियाओं का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है, जिस पर बाबा रामदेव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले भी योग गुरु बाबा रामदेव ने आईएमए पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका तो इलाज हो गया है। हमारी लड़ाई देश के डॉक्टर्स से नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर हमारा विरोध कर रहे हैं वे किसी भी संस्था के माध्यम से नहीं कर रहे। जो इसके बाद अब बाबा की नजर इन ड्रग माफियाओं पर आकर अटक गई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इसलिए खोले गए हैं ताकि माफिया भारी दामों पर अपनी दवाइयां ना बेच सके। वहीं दूसरी तरफ योग गुरु ने राज्य सरकार से कोरोना नियमों की गाइडलाइंस जारी करने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। उत्तराखंड में देखा जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मेडिकल टीम के नहीं पहुंचने से स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं ऐसी स्थिति धारचूला विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी ने लोगों को मेडिकल किट, सैनिटाइजर और मास्क बांटे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जहां भी जरूरी है वहां सामान की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही डॉक्टर से परामर्श भी मुफ्त में कराया जाएगा। इसके साथ ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर गांव की सरपंच, आशा या फिर प्रधान को दिया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से क्षेत्रों में जाकर मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते कुछ स्थानीय निवासी पार्टी के गुणगान करते नजर आए। हमारा कोरोना काल का मेन मकसद है कि हम गांव के जन जन तक, जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पे मेडिकल टीम नहीं पहुंच पा रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये किट भेजे गए हैं कि हम लोगों का ऑक्सीजन चेक करें और उनका थर्मल से टेम्परेचर चेक करें, और कोई ऐसा संक्रमित पाया जाता है तो उसके लिए हमको रोकथाम के लिए हमें मेडिकल किट दिया गया है, जिसके कारण हम उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराते हैं। और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ हेल्पलाइन नंबर है, जो आगे से भी हमारे साथ हेल्प मिलेगा। जैसे ही किसी को ऐसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कोई परेशानी आती तो हमारी पूरी सेवा के लिए हमारी पार्टी लगी है। आज हमारी पार्टी धारचूला, जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए दुर्गम क्षेत्र, आज कुरीला और ऊपर खेत, मुंशियारी से लेकर बंगापानी, मतकोट तक हमारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते अब उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसे कांग्रेस के लिए नुकसान बताया। वहीं इस पूरे मसले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का कहना है कि उनका परिवार कांग्रेस से ताल्लुक रखता है, फिर भी उन्होंने बीजेपी की सदस्यता क्यों ली, इस पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के इस फैसले से कांग्रेस के संगठनात्मक स्तर पर प्रभाव पड़ना तय है। देखिए, अब जब उनसे बातचीत होगी, अब हम लोगों को तो सबसे पारिवारिक ही संबंध है। जब बातचीत होगी सुमित के साथ, तो ज़्यादातर पढ़े हुए हैं लोग, यहीं नैनीताल में पढ़े, नैनीताल में उनका घर भी है। तो अब ये क्या कारण है? कोई व्यक्तिगत मनमुटाव है या उन्हें निराशा हो गई है, पता नहीं। क्योंकि वो बहुत कांग्रेस के जड़ के नेता थे, उनका पूरा परिवार। उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता। पूछने पर पता चलेगा तो बता देंगे।
टिहरी के चंबा में एक सैनिटाइजर मशीन नगर पालिका परिषद को सौंपी गई, जिसे एक बड़ी विधायक निधि की ओर से सौंपा गया है। आपको बता दें कि मशीन के दोनों तरफ बड़े बड़े पाइप्स लगे हैं जो 15 से 20 मीटर तक हवा में स्प्रे करेंगे। इस मशीन को 7,50,000 रुपए में खरीदा गया है। वहीं इस पर विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए नगर पालिका को बड़ी स्प्रे मशीन दी गई है। साथ ही नगर पालिका परिषद के एसपी जोशी ने कहा कि हमारे पास 3,000 लीटर का एक बड़ा टैंकर है जिससे हर जगह छिड़काव किया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग वार्ड सभासद द्वारा की जाती है। महामारी को ध्यान में रखकर पूरे बाजार में, सब्जी मंडी में और प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइज करने के लिए हमने एक बड़ी स्प्रे मशीन जो ट्रैक्टर में लगकर चलेगी और इस मशीन में पूरे बाजार में जाकर जो है पूरा स्प्रे करेगी। इसके साथ साथ इसमें दोनों तरफ पाइप हैं जो 15 से 20 मीटर जो है अंदर वार्डों में जाकर, मकानों में जाकर जो स्प्रे कर सकते हैं। यानी ट्रैक्टर खड़ा होगा और पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। तो हमारा ये सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारे पास एक 3,000 लीटर का दवाई का टैंकर है, उसमें मशीन लगी हुई है। तो वो हर वार्ड में जाती थी जो जहाँ तक उसका रूट है, और उसके जो अंदर के जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो पगडंडी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर हम मैनुअली अपना सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। उस वार्ड में हमारा जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर हैं, वो उसे खुद मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा आज माननीय विधायक जी ने भी एक ये मशीन दी है। हरिद्वार में रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, प्रदर्शन करने का मुख्य कारण कर्मचारियों को 5 महीने का वेतन नहीं मिलना है, जिसके चलते ये विरोध 2 दिन तक जारी रखा जाएगा और इसकी शुरुआत पूरे राज्य में गुरुवार से हो चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके 12 साथियों की कोविड से मौत हो चुकी है, जिसका मृतकों के परिजनों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और इसी के चलते कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट की समस्या आ खड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि 14 और 15 जून को भी प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारी 2 दिवसीय प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं पूरी होने पर आगे चलकर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हम रोडवेज कर्मचारी से हैं और यह चालक पद पर कार्यरत है। 6 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, फंड का पैसा नहीं जमा हुआ, ना किसी का बीमे का पैसा जमा हो रहा है। हमारे कर्मचारी कम तनख्वाह में भी यहाँ काम कर रहे हैं। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, लोग बाग भूखे मर के भी काम कर रहे हैं। ना रिटायरमेंट वालों का पैसा मिल रहा है, किसी को कोई भुगतान नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया, रिटायरमेंट वालों को कोई पैसा नहीं मिल रहा। जो 10-10 हज़ार रुपये के कर्मचारी है यहाँ से बेचारे 6 महीने से भूखे मर रहे हैं, मगर फिर भी ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। समस्या ये है कि दिसंबर तक का वेतन हमें मिला है। अब आप देख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया, लगभग पूरे 5 महीने का तो डूबी है। लोगों का फंड में पैसा जमा नहीं हो रहा है। सबसे लंबी बात तो वेतन की है, वेतन नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों ने डिपार्टमेंटल LIC करा रखी है, उन लोगों को LIC के पैसे भी उन लोगों के जमा नहीं हो पा रहे हैं। जिन लोगों को EPF जमा नहीं हो पा। मसूरी में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि सेंटर पर एक दिन में सिर्फ 100 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। दरअसल सरकार की ओर से कोरोना की निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके चलते वैक्सीन सेंटर पर भीड़ देखने को मिली और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था को ठीक करने के लिए आगे आना पड़ा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सेंटर के बाहर बने गोले में लोगों को खड़ा रहने के लिए कहा गया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बनी और बीजेपी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल वैक्सीन सेंटर पहुंचे। उत्तराखंड में 15 जून तक पर्यटन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसका आदेश चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड की ओर से दिया गया है। दरअसल कोरोना वायरस का जो कहर है वो अब इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी देखने को मिल रहा है। बात करें चेन्नई की, तो यहाँ पर एक शेरनी और रांची में एक बाघ की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद मामलों की संख्या जानवरों में बढ़ती जा रही है और इसी के चलते चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से टूरिज्म एक्टिविटी को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। फायर स्टेशन का आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है और फायर यूनिट है, सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीज़न है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना चाहिए है। और इसके अलावा मानसून सीज़न भी अब आने वाला है,
तो मानसून सीजन में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक तैयार है? रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन का डीआईजी मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया। साथ ही कर्मचारियों की संख्या और फायर उपकरण के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डीआईजी ने आने वाले मानसून को लेकर फायर स्टेशन की तैयारियों के बारे में पूछा। इसके अलावा उन्होंने रुड़की और भगवानपुर के फायर स्टेशन को खुशखबरी देते हुए बताया कि फायर स्टेशन को नई गाड़ियां भी दी गई हैं, जिससे यहाँ पर फायर संसाधन और भी ज्यादा अब मजबूत हो जाएंगे। शुगर प्लांट है, उसका दौरा करने के लिए आया हूँ। वहाँ के कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, तो गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं, वो सब बातें मैंने अभी ध्यान से सुनी है। कुछ बातें नादेई शुगर मिल में भी इसी प्रकार की मेरे सामने आई है। चाहे हमारे मृतक आश्रित परिवारों की समस्या हो, चाहे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर जो लेबर काम करती है उनकी समस्या हो, की सारी समस्याएं आई है। और जो बाजपुर शुगर मिल में एक महत्वपूर्ण बात जो आई है, जो यहाँ पर दारू की जो डिस्टिलरी है वो बंद है, उसको कैसे चलाया जाए। उधर बाजपुर चीनी मिल का गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने निरीक्षण किया। इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों मृतक आश्रितों ने अपनी समस्याओं को लेकर गन्ना राज्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी ने चीनी मिल में हो रही दुर्दशा का जायजा लिया और उसे ठीक करने का आदेश दिया। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की बात कही। इसके अलावा गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा कि मिल को दुरुस्त करने को लेकर विचार किया जाएगा। साथ ही मृतक आश्रितों को उनका हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक अधिवक्ता को मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार अधिवक्ता देर रात किसी काम से बाहर गए थे, जिसके बाद कुछ अज्ञात बदमाशों ने अधिवक्ता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और अधिवक्ता की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सारे आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगामी जांच में जुट गई है। लालकुआ के कोतवाली क्षेत्र अंबेडकर नगर के नजदीक एक जंगल में नवजात शिशु का शव मिला है, जिसके चलते आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने शव को कपड़े में लपेटकर जंगल में फेंका, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है, जिसका असर सोमेश्वर के दाड़िम खोला में देखने को मिला। भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो मंदिर बने हैं उनको भी बारिश के पानी से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही भारी बरसात का असर सड़क पर भी देखने को मिला, जो पूरी तरह से टूट गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई क्षेत्र में सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन सभी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।